लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ एन इमेज एंड साउंड फाइल यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन हमने इमेज रेजोल्यूशन कलर डेप्थ के हिसाब से हमने निकाल लिया था, इमेज का साइज भी निकाल लिया था, है ना। साउंड का सैंपलिंग रेट, रेजोल्यूशन और लेंथ ऑफ द ट्रैक, इफ इट्स फॉर 3 मिनट्स वी मल्टीप्लाइड इट विद 180, लेंथ ऑफ द ट्रैक के हिसाब से वो भी कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डेटा कंप्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है डेटा कंप्रेशन। ये दरम्यान में कुछ पड़ी हुई है, ब्लैक कलर वाली। ओके जी, ओके। सबसे पहली बात डेटा कंप्रेशन। अब सारे बच्चे प्लीज खामोश होइएगा, ठीक है? तवज्जो से सुनिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है आपके एग्जाम्स में। सॉरी, टू यूजेस ऑफ बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन अ रजिस्टर में जो दो बाइनरी नंबर स्टोर किए रहते क्या यूजेस हो सकते हैं? मैं इसकी मार्किंग स्कीम सेंड कर दूंगा, वो देख लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं इसके, डिस्क्रिप्शन है इसकी सारी, ठीक। डेटा कंप्रेशन के ऊपर जरा फिलहाल प्लीज फोकस करें। डेटा कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन किसको कहा जाता है? व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन उसको बोलते हैं, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दी थी ना, मैंने कपड़े को थोड़ा शॉर्ट करके दिखाया था। कंप्रेशन डेटा की तब की जाती है जब हमें किसी भी, यूं समझ लें कि अनवांटेड इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में से डिलीट करनी हो, या उसको इस तरह से कंप्यूटर में सेव करना हो कि वो लेस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करे। कंप्रेशन किस लिए की जाती है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है कि कंप्यूटर के अंदर एक तो वो लेस मेमोरी स्पेस यूटिलाइज करे, ठीक है, दूसरा ये उसको ट्रांसमिट करते हुए कम टाइम लगे, वो जल्दी वो फाइल ट्रांसमिट हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेस टाइम लगे उसको ट्रांसमिट करते हुए, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात ये, जब फाइल साइज बड़ा होता है तो वो बैंडविड्थ भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही होती है, वो बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रही होती है, ट्रांसमिशन वाली बैंडविड्थ। जैसे आप इंटरनेट पे जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं ना, जिस भी चैनल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, जब ज्यादा डेटा होगा तो बाकी डेटास के लिए जगह नहीं बचेगी वहां पे। एक वक्त में किसी भी वायर में से या किसी भी मीडियम में से लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स ट्रेवल कर सकती हैं। अगर आप ज्यादा बड़ी फाइल बनाएंगे तो सारी की सारी आपकी बिट्स ही ट्रेवल करती रहेंगी और दूसरे किसी की डेटा ट्रांसफर करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरे किसी के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सो जब बड़ी फाइल होती है, बिगर फाइल साइजेस, दे ऑक्यूपाई मोर बैंडविड्थ। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? वो बैंडविड्थ बड़ी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा वक्त लगता है ट्रांसमिट करते हुए, यानी कि अपलोड करते हुए या डाउनलोड करते हुए। बच्चे आंखों के साथ हाथ ना लगाएं, आजकल वो एक बीमारी आई हुई है, आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगी, मत लगाएं आंखों के साथ हाथ।
या तो ट्रांसमिट करते हुए भी टाइम लगता है और वो डाउनलोड या करते हुए भी क्या लगता है, टाइम लग रहा होता है, ठीक है। और आपके कंप्यूटर में भी वो मेमोरी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही होती है। तो ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि जो नेचुरल फाइल साइज है वो तो उसी तरह का हो, लेकिन कंप्यूटर में जब उसको सेव किया जाए कुछ ऐसी इनकोडिंग, एक ऐसे एल्गोरिदम्स लगाए जाएं, ऐसे कुछ उस पर स्टेप्स लगाए जाए कि वो जब कंप्यूटर में सेव हो तो मेमोरी उसकी कम लगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब इसी को करने के हमारे पास दो तरीके थे, एक लॉसी मेथड है और एक है लॉसलेस मेथड है। लॉसी में ये होता है कि नुकसानदेह मेथड है वो, उससे हमारे फाइल साइज जो से रिड्यूस तो हो जाती है लेकिन क्वालिटी भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अनवांटेड बिट्स को परमानेंटली डिलीट ही कर देती है, वो बिट्स को कंप्यूटर में सेव ही नहीं कराती है। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इसका कि वो उन बिट्स को कंप्यूटर में सेव ही ना कराए और उसको डिलीट कर दे। चंद बिट्स को सेव करवाता है जो उसको लगता है, उस एल्गोरिदम को लगता है कि ये बिट्स जरूरी हैं दिखाने के लिए, ये हम अपने पास सेव कर लेते हैं, बाकी अनवांटेड को हम डिलीट कर देते हैं बीच में से। यह है लॉसी। और ये जो बिट्स डिलीट कर दी जाती है ना, ये दोबारा रिकवर भी नहीं हो सकती। इसी तरह से एक दूसरा है लॉसलेस तरीका। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है, जिन बिट्स को एक दफा इसमें रिमूव नहीं किया जाता, इसमें उसकी इनकोडिंग इस तरह खूबसूरती से की जाती है कि उसको कंप्यूटर में सेव जब किया जाता है तो बिट्स तो वंस एंड जीरोस है, कुछ फॉर्मूलाज लगा के कंप्यूटर में बिट्स को सेव कर दिया जाता है और वो कंप्यूटर में कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। और उन्हीं बिट्स को जब डिस्प्ले कराया जाता है स्क्रीन के ऊपर एज एन इमेज या प्ले कराया जाता है एज एन ऑडियो, तो आपको एग्जैक्टली ओरिजिनल वर्जन ऑफ द ऑडियो या ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इमेज नजर आ रहा होता है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? सॉरी, डिफरेंस एक में यह है कि डिलीट कर दी बिट्स परमानेंटली, वो रिकवर नहीं हो सकती। इसमें है कि डिलीट नहीं की, इनकी इनकोडिंग इस तरह खूबसूरती से की है कि दोबारा रिकवर भी हो सकती है। समझ रहे मेरी बात? क्या नहीं? नहीं, परमानेंटली नहीं की, टेम्परेरीली। यू कह लें कि बिट्स आर रिमूव्ड टेम्परेरीली, दे कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड बैक अपॉन अनकंप्रेशन। बट लॉसी में क्या होगा, बिट्स कैन नॉट बी रीजनरेटेड, दे कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड अपॉन अनकंप्रेशन, दोस बिट्स आर परमानेंटली रिमूव्ड। फाइल साइज इज रिड्यूस्ड बट द बिट्स आर परमानेंटली गॉन। तो ये वहां पे लॉसी टेक्निक अप्लाई करेंगे जहां पे अगर बिट्स डिलीट भी हो जाए ना तो हमें फर्क ना पड़े, हमें उससे फर्क ना पड़े, उस जगह में हम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ऑडियो है, ऑडियो में से उन बिट्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए जो मेरे कान सुन ही नहीं सकते, तो क्या उससे मुझे फर्क पड़ेगा? वो तो जब कंप्यूटर में सेव हो रही थी आवाजें तब भी मेरे कान तो नहीं सुन सकता था, लेकिन मेमोरी तो यूज हो रही थी उसकी, क्योंकि मेरे तो कान की एक ताकत है ना। क्या ख्याल है? इसी तरह से उन कलर्स को या उन पिक्सल्स को जिनको मैं देख ही नहीं पा रहा, जिनको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, उन कलर्स को अगर रिमूव कर दिया जाए, उन कलर्स को क्या कर दिया जाए, परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए, जिन कलर्स को हम देख नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर भी हम कहेंगे डिलीट भी हो जाए तो हमें परवाह नहीं है उसकी, हमें फिर भी इमेज अच्छा ही नजर आएगा। जैसे व्हाट्सएप करता है, व्हाट्सएप करता है, जो ओरिजिनल इमेज होती है वो तो मेगाबाइट्स में होती है। ओरिजिनल इमेज किस में होती है? मेगाबाइट्स में होती है, लेकिन जो इमेज हमें मिल रही होती है वो तो किलोबाइट्स में होती है। तो मतलब क्या, उसमें तो अच्छी खासी कंप्रेशन अप्लाई भी हो जाती है और परमानेंट कंप्रेशन है, परमानेंटली बिट्स को रिड्यूस हो जाती है उसकी। आप व्हाट्सएप की इमेज से ओरिजिनल फाइल नहीं बना सकते हो, ओरिजिनल इमेज बहुत कुछ डिफरेंट क्वालिटी का था, लेकिन अगर आप ओरिजिनल और व्हाट्सएप के सामने रखेंगे तो हमारी आंखों को इतना डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा होता, बल्कि समटाइम तो बिल्कुल भी डिफरेंस महसूस नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? बताएं, ऐसा होता है ना कि हमारे पास क्या होता है कि जो ओरिजिनल इमेज है और जो व्हाट्सएप लेट्स से कंप्रेस्ड इमेज है, वो दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह की दिखाई दे रही होती है। थोड़ा सा मामूली सा होता है, आंख उसको उस तरह से इतना खूबसूरती से डिटेक्ट नहीं कर पाती है, बट लेकिन सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्वालिटी में फर्क आया उसकी। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो कहने का मतलब है कि अब देखिए इमेज है ना, इमेज है ना, अब इमेज इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं है, उसमें से कुछ बिट्स डिलीट भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। क्या ख्याल है? इसी तरह से जब हम बात करेंगे उसकी ऑडियो की, MP3 ऑडियो की, तो MP3 ऑडियो ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है। समझ रहे मेरी बात? कहां पे लॉस ऑफ द डेटा बिट्स इज डिजास्ट्रस, कहां पे होता है ऐसा डिजास्ट्रस? यस, इन अ टेक्स्ट फाइल व्हेन द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू हैव रिटन समथिंग। आपने अगर देखें
आपने कोई चीज टाइप की हुई है, कोई लिखा हुआ है या कोई प्रोग्रामिंग की हुई है, आपने कोड लिखा हुआ है, तो आपका जो कोड है अगर उसका एक कोमा भी आगे पीछे हो जाए ना तो वो तो कोड चलेगा ही नहीं, अगर डिलीट हो जाए कोमा लेट से। या जो बिट्स कंप्यूटर में आस्की कोड की सूरत में सेव हुई हुई है या यूनिकोड की सूरत में सेव हुई है, सोचा अगर उसमें से कुछ बिट्स डिलीट हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, वो बिट्स तो दोबारा रीजनरेट करने के ऊपर तो वो अल्फाबेट्स बनाएंगे ही नहीं जो अल्फाबेट्स आपने सेव करवाए थे। और हो सकता है आपको समझ ही ना आए कि पता नहीं टेक्स्ट फाइल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपने तो लॉसी कंप्रेशन। तो टेक्स्ट के अंदर या जो आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सोर्स कोड्स होते हैं जिस पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, उस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड जो सा होता है उसको जब आप अपने पास कंप्यूटर में कंप्रेस करना हो तो आप लॉसलेस टेक्निक से करें। किस टेक्निक से करें? लॉसलेस। अलबत्ता इमेजेस और साउंड भी लॉसलेस टेक्निक से कंप्रेस हो सकते हैं, वो भी टेक्निक हम सीखेंगे इसके अंदर। सही है। सो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन इज द रिडक्शन ऑफ फाइल साइज। It is reduction of the file size by removing unnecessary bits from the file. Compression is reduction of the file size by removing unnecessary bits from the file size. अच्छा, ये जो रिमूवल ऑफ द बिट्स है ना, अननेसेसरी बिट्स, इसके दो तरीके हैं। ये या तो कैसा हो सकता है? परमानेंट रिमूवल ऑफ बिट्स हो सकती है, या ये टेम्परेरी रिमूवल भी हो सकती है। जो परमानेंट रिमूवल होगी उसमें उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे उन बिट्स को जो आपने रिमूव कर दिए, तो ये टेक्निक कहलाती है कौन सी वाली? लॉसी कंप्रेशन। और जो टेम्परेरी रिमूवल होती है बिट्स की, कंप्यूटर से दोबारा रीजनरेट की जा सकती है, उनको कौन सी वाली बोलेंगे? लॉसलेस। ये होती है लॉसलेस कंप्रेशन। कंप्रेशन की क्यों जाती है? कंप्रेशन क्यों की जाती है? सबसे पहली बात, मेमोरी बचाने के लिए, ताकि जो मेमोरी बच जाए उस मेमोरी में कुछ और भी सेव कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग अपने मोबाइल के अंदर डेटा सेव करते हैं, हमारी मोबाइल की मेमोरी जब फुल हो जाती है, मुझे बताएं क्या 1 बाइट भी एक्स्ट्रा सेव हो सकता है मोबाइल में? फिर नहीं हो सकता। रीजन क्या है उसकी? क्योंकि जगह ही नहीं है ना उसके पास। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आपने कुर्सियों पे, जैसे मिसाल के तौर पे 100 बच्चा बैठा हुआ है, तो अगर 10-15 बच्चे और आ जाते हैं तो आप बोलेंगे चल हम हैंडल्स पे बैठ जाएंगे। कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता। उसमें जो बिट्स की जगह है वो उधर ही है, एक्स्ट्रा डाल ही नहीं सकते। क्लास में दोगे ना, फंस फूस के बैठ जाएंगे आप, किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। मेमोरी में ऐसे नहीं होता कि एडजस्ट कर लेंगे, जो जिसकी जगह वो एग्जैक्टली अपनी जगह पर ही बैठेगा, एक्स्ट्रा एक बिट की भी गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए जरूरत, अगर आपको सोचें आपकी मेमोरी फुल हो जाए और आपको जरूरत पड़ जाए कि एक इंपॉर्टेंट डेटा को आपने डाउनलोड करके सेव कराना है, या तो आप अपने ऑलरेडी सेव्ड इंपॉर्टेंट डेटा में से किसी एक आधे को सरेंडर करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐसा ही है कि नहीं, ताकि जगह बन जाए, या तो जोन से ना आप उसको डाउनलोड ही नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन मेमोरी या स्टोरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि यार हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? मेमोरी हमारे पास सेव हो। तो कंप्रेशन हम क्यों करते हैं? टू सेव द स्टोरेज स्पेस। ठीक है, इट इज डन टू स्टोरेज स्पेस, जो कि बाद में किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सके। ठीक, कंप्रेशन किस लिए की जाती है? टू सेव स्टोरेज स्पेस। कंप्यूटर लैग होता है, उसमें बिट्स का हाथ होता है। कंप्यूटर लैग होता है, हाँ, बिट्स का हाथ होता है। जब कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो उसमें मेन मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर की असल में आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो रही होती। प्रोसेसर बिजी होता है कुछ और काम करने के लिए, ठीक है, और उससे काम जब और कोई करवाया जाए ना, तो प्रोसेसर फिर उसको कंप्यूटर को थोड़ा अनरिस्पॉन्सिव सा बना देता है। क्योंकि प्रोसेसर के पास जितनी ताकत है, आप उससे ज्यादा काम उससे करवाना चाह रहे हैं, तो प्रोसेसर फिर आपको इंतजार पे लगा देता है। ठीक है, सस्पेंड कर देता है उन टास्क को जो टास्क वो आप उससे मजीद करवाना चाह रहे हैं।
असल में कोई भी मशीन है वो बाय टाइम ओवर द टाइम स्लो हो जाती है। आपने नोट किया होगा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी जो वारंटी होती है वो इट्स फॉर 1 ईयर। सो जो कंपनीज है वो क्लेम करती हैं कि हमारी डिवाइस 1 ईयर तक ठीक चलेगी, उसके बाद आप इसको फेंक दे बेशक। समझ आ रही कि नहीं? हम तो नहीं फेंकते, हम तो 15-15 साल भी चला लेते हैं चीज को। बट कंपनीज का ये क्लेम होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ 1 साल की है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? लेकिन अभी भी आईफोन 4S भी लोग यूज कर रहे हैं, मैंने चेक किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा। छोटे से साइज आईफोन 4 नहीं था जो पहले पहले आया था देखा है ना? अभी तो चूंकि फोन के साइजेस बहुत बड़े हो चुके हैं ना, तो इसलिए आईफोन 4S बहुत छोटा नजर आता है। किसी दौर में वो बहुत अच्छा फोन तस्वर किया जाता था, बैक इन 2009 एंड 2008। सही है ना? इट इज डन टू सेव द स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस किसकी? ये मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी वाली होती है? नो हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है बच्चों। जो रैम और रोम है वो प्राइमरी स्टोरेज है। रैम और रोम क्या है? प्राइमरी स्टोरेज है। क्या है वो? प्राइमरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड, ये वो वाली ड्राइव्स हैं बच्चों जिसमें आप परमानेंटली डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। रैम और रोम में परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है, याद रखें। रैम और रोम में परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। अगर कंप्यूटर की बात की जाए, जो आप पावर प्लग के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, अगर पावर प्लग रिमूव कर दें तो उसकी रैम में से कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? सेकेंडरी स्टोरेज में बिगर फाइल्स को स्टोर किया जाता है, आपके बैकअप्स को स्टोर किया जाता है, आपके सॉफ्टवेयर्स को, गानों को, फाइल्स को, आपके प्रोजेक्ट्स को, आपकी पिक्चर्स को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव किया जाता है। ठीक है? सेकेंडरी स्टोरेज अपने नेचर में थोड़ी सुस्त होती है, थोड़ी स्लो होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत तेज होती है। इसीलिए जो प्रोसेसर है वो इंटरेक्ट ज्यादा प्राइमरी मेमोरी के साथ करता है। प्रोसेसर किससे ज्यादा इंटरेक्ट करता है? रैम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव तबियतन थोड़ी सी कह लें कि वीक है, लेकिन उसकी एक अच्छी बात यह है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें दोनों की जरूरत होती है। ठीक हो रही है मेरी बात की नहीं? सो इस वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है समटाइम। इट इज डन टू सेव द स्टोरेज स्पेस। अच्छा, सेकंड इसके क्यों किया जाता है? इट इज डन टू रिड्यूस द टाइम टेकन, to reduce the time taken to download or upload files on the internet. डाउनलोड या अपलोड फाइल्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट की जो स्ट्रीमिंग है ना वो आसान हो जाती है, क्विकर होती है। अगर शॉर्टर फाइल मतलब कम स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली फाइल्स होंगी, अगर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली फाइल्स होंगी तो उनको इंटरनेट पे स्ट्रीम करते हुए भी थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा, डाउनलोड करते हुए वक्त लगेगा। ठीक है? बैंडविड्थ आपकी कम इस्तेमाल होगी, कम फाइल मतलब फाइल साइज अगर रिड्यूस्ड होगा तो। बैंडविड्थ किसको बोलते हैं? अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। एक ऑप्टिक फाइबर केबल है, उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स या लिमिटेड नंबर ऑफ लोग एक वक्त में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ट्विस्टेड पेयर, ये सारी केबल्स हैं डिफरेंट। ईथरनेट केबल है जिस तरह की, नेटवर्क केबल जिसको बोलते हैं आप, नेटवर्क में जो नहीं लैन में लगती होती है, लैन में कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क में, जो स्मॉल विसिनिटी के जो नेटवर्क्स नहीं होते, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कॉलेज स्कूल के अंदर जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जो वायर इस्तेमाल हो रही होती है ना, वो उस नाम है उसका ईथरनेट। उस केबल का नाम क्या है? ईथरनेट। जैसे एक ऑप्टिक फाइबर के बारे में सुना है आप लोगों ने, एक होती है ऑप्टिक फाइबर होती है जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल कराने, सिग्नल्स को ट्रेवल कराने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर बिल्डिंग के अंदर करानी है तो ऑप्टिक फाइबर एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता, ऐसी महंगी भी होती है, क्योंकि उसमें कभी आपको कभी वो कट शट लगाना पड़ जाए ना, कहीं आपको 2 ऑप्टिक फाइबर केबल्स को कनेक्ट कराना पड़ जाए, तो जो गैजेट होता है ना उनको सिर्फ कनेक्ट कराने के लिए अच्छा खासा महंगा होता है, वो डेलिकेट होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लग सकता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ईथरनेट बड़ी तगड़ी किस्म की वायर होती है, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो अब एक ईथरनेट केबल, तो उसके अंदर ना एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक वक्त में ट्रेवल कर सकते हैं।
जैसे हमने कहते हैं कि लेट्स से ये एक वाईफाई लगा हुआ है क्लास में, फॉर एग्जांपल इस वाईफाई के साथ मिसाल ले, सुनना जरा मिसाल ले, अगर 50 यूजर्स कनेक्ट हो जाएं, क्या 50 की वजह से स्पीड तेज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? सारा स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है। वो जो इसकी रेंज है ना यूजर्स को एंटरटेन करने की या सर्विसेज प्रोवाइड करने की, उसको हम फिजिक्स की दुनिया में, कंप्यूटर्स की दुनिया में बैंडविड्थ कह सकते हैं। अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसकी। तो हर एक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मुख्तलिफ यूजर्स ने क्या कर दिया होगा, ऑक्यूपाई कर ली होगी। क्या कर ली होगी? ऑक्यूपाई कर ली होगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ आ रही? सब बताइए, समझ आ रही? वो जब सारे ऑक्यूपाई करेंगे तो अब सबको टुकड़े टुकड़े की इंटरनेट मिल रही होगी। इंटरनेट कितना मिल रहा होगा? सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा होगा, सारा नहीं मिलेगा। तो अब सोचें, अगर एक फाइल साइज बहुत बड़ा है, वो सारे का सारा इसमें से जब ट्रेवल करके आएगा तो बाकियों को तो बैंडविड्थ मिलनी ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये भी लिख लें अपने पास, ये भी लिख लें। लिखें रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर will be slower for larger files because larger files, larger या bigger files utilize more bandwidth of the channel, more bandwidth of the channel. इसको बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ का जो टेक्निकल मतलब है, इट इज द अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इट इज द अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। allowable range of frequencies, allowable range of frequencies। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक नहीं समझ आया आप लोगों को? आ गया जी? मतलब मैंने अभी जो पूरी स्टोरी समझाई ना, वो थी अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ताल्लुक रखती थी कि एक चैनल में, चैनल बोलते हैं कि उसको वायर भी हो सकता है या वायरलेस, वायर या वायरलेस चैनल उसको बोलते हैं जिसकी थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है। जिस जगह से डेटा जाता है ना, उस जगह को चैनल कहा जाता है, उस रास्ते को चैनल कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? अब सुनना जरा। अब बिकॉज लार्ज या मोर बैंडविड्थ विल बी यूटिलाइज, इसका मतलब क्या है? ज्यादा फ्रीक्वेंसीज, मतलब एक जगह है ना, मिसाल के तौर पे ये कमरा है, ये दरवाजा है, इस दरवाजे में से इस एक वक्त के अंदर, मिसाल ले रहा हूं, 4 बंदे गुजर सकते हैं। अब वो 4 बंदे कौन है? डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के भी 4 बंदे एक 4 इकट्ठे गुजर सकते हैं। या एक ही बंदा बोले नहीं, मैं अपनी टीम के 4 बंदे इकट्ठे घुसाऊंगा, तो बाकी टीम के बंदों को क्या होगा? बाकी टीम के बंदे तो नहीं जा सकेंगे। या अगर यूं कर दें हम कि एक बंदा बोले नहीं, 3 बंदे मेरे जाएंगे, बाकी टीम्स वाले क्या अपने एक बंदा भेजेंगे। तो चलो ठीक है, अगर एक बंदे ने अपने 3 बंदे डोर से बाहर, दरवाजे से बाहर भेज रहे हैं, तो जो बाकी टीम मेंबर्स अपने बंदे बाहर लेके जाना चाहेंगे, उन बेचारों को तो, उनके बंदे तो बहुत स्लो बाहर जाएंगे। फिर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन जो 3 बंदे बाहर लेके जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी टीम ही बहुत बड़ी थी, इसीलिए वो 3 बंदे लेके जा रहा है। बाकी किसी को तो मौका ही नहीं मिल रहा, फिर या मिल रहा है तो बहुत कम मौका मिल रहा है। इंटरनेट के ऊपर भी, जब आप इंटरनेट की मिसाल ले रहे हैं, जब आप इंटरनेट पे डेटा ट्रेवल करा रहे होते हैं ना, ज्यादा डेटा, इस पे कॉस्ट का भी फर्क आ जाता है। फिर क्योंकि आपने तो पैसे दिए होते हैं ना, एक डाउनलोड्स के पैसे दिए होते हैं ना आपने, कि नहीं, एक सर्टेन जीबीज आप खरीदते हैं, एक बैंडविड्थ आप खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर एक, फॉर एग्जांपल, आपने 50 जीबी का एक नेटवर्क लिया हुआ है, तो आपकी बड़ी फाइल साइज होगी तो आप 50 जीबी तो जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा आपका।
फिर बाकी आपको फिर पैसे मजीद पे करने पड़ेंगे और पैसे पे करने पड़ेंगे। तो बिगर फाइल साइज मेक्स थिंग्स वेरी एक्सपेंसिव इन द लॉन्गर पिक्चर। अगर देखा जाए रिड्यूस्ड फाइल साइज होगी तो कॉस्ट भी रिड्यूस ही लगेगी आपकी, क्योंकि आपने फाइल साइज के अगेंस्ट अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसे देने होते हैं। वो अनलिमिटेड डेटा के फिर ज्यादा पैसे देने होते हैं फिर आपको। ये सारी तो फिर लीज्ड नेटवर्क होता है ना, लीजिंग होती है। आप एक महीने के लिए चार्ज करते हैं अपने मोबाइल को, अपने PTCL को, अपने किसी भी नेटवर्क डिवाइस को, आप उसके अगेंस्ट पैसे दे रहे होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। करते हैं कि नहीं करते? वो जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाए या आपका डेटा पूरा हो जाए, डेटा आपका खत्म हो गया, कहते हैं जी डेटा फिनिश्ड। डेटा फिनिश्ड मींस व्हाट? यू हैव यूटिलाइज्ड ऑल योर अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना भी आपके पास मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स आपको अलाउड थे वो आपने खत्म कर दिए। अब मजीद आपको नहीं दिए जाएंगे तब तक जब तक पैसे नहीं करेंगे। और आप बोलेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया, वो बोलेंगे आपने तो फाइल्स डाउनलोड की हैं। आप बोलेंगे एक ही मूवी की है, वो बोलेंगे जी आपने इतने जीबीज डाउनलोड कर लिए। ठीक है कि नहीं? सो आप बैंडविड्थ को जब बोलेंगे ना तो इट इज आपने पूरे चैनल को खुद ही जब ऑक्यूपाई कर रहे होंगे तो बाकी किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। तो बाकियों के लिए समीर स्लो हो जाएगा, वो पूरा जो चैनल है बाकियों के लिए क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर विल बी स्लोअर फॉर लार्जर फाइल्स एंड इट विल बी फास्टर फॉर स्मॉलर फाइल्स। छोटी फाइल्स होंगी, बिट्स कम होंगी उनकी। जब बिट्स कम होंगी तो वो कम बैंडविड्थ यूटिलाइज करेंगे। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? अच्छा अच्छा एक और पिक्चर में मैंने भी जैसे आपको कहा ना कॉस्ट की बात, तो ये भी आ सकती है कि कॉस्ट एफिशिएंट भी होती हैं जो रिड्यूस्ड फाइल्स होती हैं। तो हम लिख सकते हैं रिड्यूस्ड फाइल्स दे टेक लेस या रिड्यूस्ड कॉस्ट। लिख लें अपने पास, लिख लें reduced file sizes also reduces cost. Also reduces cost. दो टेक्निक्स हैं कंप्रेशन की। नंबर 1, अब मैं टाइप्स की तरफ आ गया हूं, ठीक है? अब मैं किस तरफ आ गया हूं? कंप्रेशन की तरफ आ गया, कंप्रेशन की टाइप्स की तरफ। पहली कंप्रेशन की टाइप कौन सी वाली है? लॉसी कंप्रेशन है। कौन सी टाइप है? लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें परमानेंट रिमूवल हो। जब परमानेंट रिमूवल हो जाएगी तो मतलब क्या है इसका? रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी उन बिट्स को जो बिट्स परमानेंटली रिमूव कर दी गई थी। समझ आ रही कि नहीं? तो हम लॉसी कंप्रेशन के ये कह सकते हैं कि नहीं, बिट्स या डेटा वंस डिलीटेड और रिमूव्ड और कंप्रेस्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड और रीजनरेटेड अपॉन अनकंप्रेशन। अनकंप्रेशन पे दोबारा आप उनको नहीं ला सकते बिकॉज दोज बिट्स आर रिमूव्ड या कंप्रेस्ड परमानेंटली। ठीक है, ये लॉसी कंप्रेशन एक ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं। एल्गोरिदम किनको बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को कहा जाता है, टेक्निक को कहा जाता है, एक प्रोसेस को कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, तो लॉसी कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फाइल्स का साइज रिड्यूस किया जाता है बाय रिमूविंग द अननेसेसरी, अनवांटेड या बहुत बार जो कोई बिट्स रिपीट हो रही हो, रिडंडेंट बिट्स। ठीक, लिख लें। A technique in which bits once removed cannot be recovered या reconstructed upon uncompression, removal of bits is permanent. Removal of bits is permanent. अच्छा एक बात बताएं,
कौन सी वाली बिट्स को रिमूव किया जाएगा आपके ख्याल में, इंपॉर्टेंट बिट्स को या अनइंपॉर्टेंट बिट्स को? अब देखो करनी ही है परमानेंट रिमूवल तो फिर अनइंपॉर्टेंट को किया जाए, ठीक है। ओनली unnecessary or redundant bits are compressed. redundant बोलते हैं repeated, जो बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है। redundant बोला जाता है उनको जो बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? टेक्निक इन विच बिट्स वंस रिमूव्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड रिकंस्ट्रक्टेड अपॉन अनकम्प्रेशन, ठीक हो गया। और रिमूवल ऑफ द बिट्स इज परमानेंट, ओनली अननेसेसरी और रिडंडेंट बिट्स आर कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड कह लें या रिमूव्ड कह लें, ठीक है। अब और यूं कहें कि कुछ पार्ट ऑफ द फाइल जो सी होती है वो डिलीट कर दी जाती है और कुछ पार्ट ऑफ द फाइल को रिटेन किया जाता है। रिटेन उसको किया जाता है जो इंपॉर्टेंट था, डिलीट उसको किया जाता है जो कंप्यूटर को या एल्गोरिदम को यह फील होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था। तो जाहिर सी बात है कुछ पार्ट ऑफ द फाइल इज डिलीटेड। कुछ पार्ट ऑफ द फाइल का मतलब क्या है? उस फाइल का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा डिलीट कर दिया गया। उस फाइल का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। फाइल का साइज तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन ओरिजिनलिटी उस तरह से नहीं रहेगी। क्या ख्याल है बच्चों? समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ आ रही? ठीक। सो इमेजेस के ऊपर और साउंड दोनों के ऊपर लॉसी भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉसलेस भी कर सकते हैं। तो पहले जरा लॉसी की तरफ आते हैं। एक बात मैं लिखवाता हूं, लॉसी कंप्रेशन कैन बी अप्लाइड ऑन एन इमेज इमेज के ऊपर अप्लाई जब करेंगे लॉसी कंप्रेशन ऑन इमेज। अब इमेज के साथ एसोसिएटेड दो प्रॉपर्टीज हैं बाय द वे। कौन कौन सी वाली? रेजोल्यूशन और बिट डेप्थ। अब दोनों को कम करें तब भी फाइल साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लॉसी कंप्रेशन ऑन इमेज लिख लें हमने, बाय रिड्यूसिंग इमेज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है शान से? किधर बैठी हुई शान से बताइए, व्हाट इज रेजोल्यूशन? नंबर ऑफ बिट्स इन एन इमेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन एन इमेज, नॉट बिट्स, टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली प्रेजेंट इन एन इमेज बाय रिड्यूसिंग द इमेज रेजोल्यूशन। और दूसरा क्या है इसका? बाय reducing the color depth, by reducing the color depth। क्या होता है बताइए? color depth is the number of bits used to store each color, ठीक है। उधर रखिए, सही। यहां तक कोई मसला है जी? रिपीटेड, रिडंडेंट का मतलब है रिपीटेड, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग इमेज रेजोल्यूशन या बाय रिड्यूसिंग द कलर डेप्थ, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच कलर, उनको अगर हम कम कर दें, ठीक है, मतलब कम बिट्स इस्तेमाल करेंगे तो कलर्स भी कम हो जाएंगे फिर, ठीक है। बात करें अच्छा इसी तरह से लॉसी कंप्रेशन ऑन साउंड। साउंड के ऊपर किस तरह से होगा? व्हाट आर द टू फैक्टर्स जो कि साउंड के साथ इफेक्ट होते हैं जी? दोनों भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकते हैं।
जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा क्वालिटी खराब होती रहेगी। अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है बैंडविड्थ। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ना, जो हमारा डेटा इंटरनेट पे ट्रेवल कर रहा होता है ना, वो एक चैनल के थ्रू एक रास्ते से जा रहा होता है। अब उस रास्ते में इमेजिन करें कि आप डेटा भेज रहे हैं, तो सिर्फ आपका ही डेटा या और भी लोगों का डेटा हो सकता है। उस चैनल पे और भी डेटा होगा कि नहीं होगा? अगर आपका डेटा का फाइल साइज बहुत बड़ा है तो सारा डेटा तो आप ही भेज रही हैं, बाकी तो कोई भेज नहीं रहा फिर, या कोई भेज रहा है तो उसको तो कम बैंडविड्थ मिल रही है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? या तो ये होगा सारों को स्लो हो जाएगी स्पीड। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि फाइल आपने ज्यादा यूटिलाइज कर लिया उस वायर को, आप पैसे उसके ज्यादा देंगी, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, लेकिन आपने उस चैनल को ऑक्यूपाई कर लिया। अब वो चैनल और किसी को नहीं मिलेगा। समझ आ रही? इसलिए हमने लिखा कि बिगर फाइल्स यूटिलाइज मोर बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, जो ओवरऑल सिस्टम को स्लो कर देता है। जैसे एक इंटरनेट के साथ जब नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करते हैं, तो मुझे बताइए क्या हर एक को स्पीड वाला कनेक्शन मिल रहा होता है या स्लोड कनेक्शन मिलता है? स्लो हुआ। स्लो क्यों होता है? क्योंकि एक आपके कनेक्शन की एक ताकत है कि वो उतनी बिट्स को ट्रांसमिट या रिसीव कर सकता है, 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। एक बंदा यूटिलाइज करेगा अगर उस इंटरनेट कनेक्शन को या उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को, तो मैक्सिमम बैंडविड्थ उसी को मिलेगी, क्योंकि वही है इस वक्त, वही इस्तेमाल करता रहेगा उसको। लेकिन अगर उसमें 50 यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे, अब वो 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, 20 MB 50 में शेयर होती रहेगी। तो बताए मुझे, स्लो 50 यूजर्स के लिए होगा या एक यूजर के लिए? 50 के लिए स्लो हो जाएगा सिस्टम, और एक यूजर तो 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड वो सारे का सारा खुद ही इस्तेमाल करेगा, तो उसको मैक्सिमम बैंडविड्थ मिल रही है। जब ज्यादा यूजर्स का मतलब ये है कि डेटा ज्यादा ट्रांसफर करना। अब आपकी फाइल साइज जब बड़ी हो जाती है तो डेटा ज्यादा ट्रांसफर होता है, तो जब डेटा ज्यादा ट्रांसफर होगा तो इसलिए उसकी बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा उसकी वजह से। ज्यादा फिर टाइम लगेगा फाइल को डाउनलोड करते हुए भी और अपलोड करते हुए भी। ठीक है ये बात कि नहीं? अच्छा, साउंड के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं जो साउंड की क्वालिटी को डिटरमिन कर रहे होते हैं, जो साउंड के साइज को कैलकुलेट कराते हैं। कौन कौन से हैं? सैंपलिंग रेट और सैंपलिंग रेजोल्यूशन। तो ये भी हम कर सकते हैं इसमें बाय रिड्यूसिंग सैंपलिंग रेट या बाय reducing sampling, number of bits given to each sample, ठीक है, and secondly sampling rate is the number of samples taken per second। ठीक है, ये दो बातें होगी। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम जो इमेजेस को कंप्रेस करता है, लॉसी इमेजेस को कंप्रेस करता है, उस एल्गोरिदम का नाम क्या है? उसका नाम रखा हुआ है JPEG। इसीलिए उस फाइल फॉर्मेट को भी क्या कहते हैं? इमेजेस वाली को JPEG फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JPEG फाइल फॉर्मेट। साउंड वाले का फाइल फॉर्मेट कौन सा वाला है? MP3। एल्गोरिथम्स के नाम है ये, कंप्रेस्ड हुए भाई। अगर आपने वो बिट मैप होता है, BMP या रॉ उसको बोला जाता है। ठीक, MP3 ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? ऑडियो के लिए। MP4 ऑडियो वीडियो दोनों के लिए, ऑडियो वीडियो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ये बात कि नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। MP3 MP4 को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर JPEG को एक्सप्लेन कर दूंगा। MP3 इस्तेमाल होती है कंप्रेशन कहां पे? ऑडियो, जब आप गाने ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए ट्रैक्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं,
MP3 एक ऐसा एल्गोरिदम है which reduces the file size up to 90%. All those sounds which human ears cannot distinguish or cannot hear, they are reduced efficiently. इस तरह से रिड्यूस कर दिया जाता है कि आपको उसकी क्वालिटी में फर्क ही महसूस नहीं होता। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? सो आप MP3 का लिख सकते हैं, this algorithm is used in कहां पे? In CD, in audio CDs, where 90% compression rate is used. 90% कंप्रेशन रेट का मतलब क्या है? ओनली 10% फाइल आपको सुनाई दे रही होती है। 90% रिड्यूस, फिर भी क्या क्वालिटी खराब होती है सीडी से गाने सुनने वाली? हाँ, इतनी जबरदस्त क्वालिटी होती है उसकी। ठीक, तो ये रिड्यूस करता किस तरह से है, कैसे रिड्यूस करता है? ठीक है, उन तमाम ऑडियोज को रिड्यूस कर दिया जाता है जो हम नहीं सुन पाते या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो मेन ऑडियो है उसको स्टोर किया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, बाहर से भी आपको पता है आवाज आ रही है, वो अनवांटेड आवाज है, कंप्यूटर तो सेव कर रहा है, उसको क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो फेडेड ऑडियो होती है, फेड हुई हुई ऑडियो है कमरे में मौजूद है, लेकिन एक फेडेड ऑडियो मौजूद है, आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? आपको आवाज आ रही है बाहर गाड़ियों के गुजरने की? बताएं बेटा, नजर आ रही है, सुनाई कि नहीं? कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे आ रही है वो आवाज, समझ रहे कि नहीं? ये थोड़ी ऊंची थी तो ये सबको ही आई होगी, आ रही है कि नहीं? इस तरह बहुत सी छोटी कह लें कि पावर रखने वाली, छोटा लेस एम्पलीट्यूड वाली ऑडियोज भी होंगी, ज्यादा वाली भी होंगी, लेकिन उनको कंप्यूटर में जब स्टोर, ऐसे कुछ सॉन्ग है जो मेन ऑडियो है, मेन एम्पलीट्यूड से, उनको प्ले किया जाता है। जो पीछे जो बैकग्राउंड की है, जो लेस कह लें कि फ्रीक्वेंसी वाली जो ऑडियोज होती है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे इंसान की जो ऑडिबल रेंज है, उसकी बता सकते हैं क्या रेंज है इंसान की ऑडिबल रेंज? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान 20 हर्ट्ज को सुन सकता है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है। जो मेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन है, जो मैं स्पीकर के साथ नहीं नॉर्मल आपसे बात करता हूँ, वो होती है 4000 हर्ट्ज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर 8 and 9,000 हर्ट्ज, 9 किलो हर्ट्ज के बाद जरा शाउटिंग वाली कैटेगरी शुरू हो जाती है, मतलब आवाज थोड़ी लाउड हो जाती है आवाज। जो आप आपस में जो बच्चे बातें कर रहे होते हैं, इट्स लाइक 4 किलो हर्ट्ज की ऑडियो है। वो कितने किलो हर्ट्ज की? 4 किलो हर्ट्ज की ऑडियो। तो 20 तो बिल्कुल लोअर बाउंड्री है ना हमारी। 20 क्या है? लोअर बाउंड्री। जो बिल्ली नहीं होती, बिल्ली की गालिबन को 5 या 10 हर्ट्ज से शुरू होती है, 5 या 10 हर्ट्ज से शुरू होती है। हर जानवर की एक अलग है। इंसान की जो रेंज है वो 20 से 20,000 तक है। तो 20 हर्ट्ज वाली भी डिलीट कर दो, 30, 40, 50, 100,000 तक डिलीट कर, 1000 तो खैर ज्यादा हो जाएगा, 500 हर्ट्ज तक की जो ऑडियो आ रही है कंप्यूटर में डिलीट करते हैं अगर हम। क्योंकि मेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन कितने की है? 4000 हर्ट्ज की है। तो अगर मैं बीच में से शुरू वाली, अगर मैं 20 हर्ट्ज वाली ऑडियो 30, 40, 50, 100 वाली रिमूव भी कर दूं, मुझे तो सुनाई नहीं देगा। क्या ख्याल है? क्योंकि अभी आप लाउड बातें सुन रहे हैं। आप खुद देखें आपका ऑडियो नॉर्मली फिल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा बाहर की आवाज को। जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूं, मैं बात कर रहा होता हूं, तो मुझे बताओ, बाहर वाली ऑडियो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नहीं सुनता। तब तक नहीं सुन रहा होता जब तक उसकी आवाज और मेरी आवाज बराबर ना हो जाए। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं समझ आ रही? सब बताइए, सबको क्लियर हो रहा है ये? सो आप ये बात लिखे अपने साथ यहाँ पे कि इसका MP3 का हमने लिखा। ये वो जो आपके म्यूजिक फाइल्स होते हैं कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, उसके लिए इस्तेमाल होता है। 90% फाइल साइज रिड्यूस हो जाता है। डीवीडीज के अंदर और सीडीज के अंदर ये चीज इस्तेमाल होती है। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? अच्छा, रिमूव किस चीज को किया जाता है? रिमूवल ऑफ साउंड आउटसाइड द ह्यूमन ऑडिबल रेंज। ये सीडीज में भी लगता है, सीडीज के साथ ये डीवीडीज में भी लगता है। एंड कौन सी ऑडियो को रिमूव किया जाता है? जो आउटसाइड द ह्यूमन ऑडिबल रेंज, उसको रिमूव किया जाता है। 4000 तो हमारी, मैं तो 20 हर्ट्ज को भी सुन सकता हूं, मिसाल ले रहा हूं। इंसान
तो 4000 तो मेरी आप बातें करेंगे ना जब इसके साथ नॉर्मल, वो 4000 हर्ट्ज की है। तो सोचे इसका ऐसा मतलब नहीं है कि विस्परिंग जो सी है ना, मेरा ख्याल है वो 200 300 हर्ट्ज पे चल रही होती है विस्परिंग। विस्पर समझते हैं ना, क्या होता है विस्पर? सरगोशी करना, सरगोशी करना। क्लियर हो रही है कि नहीं? तो सरगोशी की आवाज और कम होगी, और कुछ एक इस किस्म की सरगोशियां भी होंगी जो सुनाई नहीं देती होंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मिसाल के तौर पे, और ये हर जानवर की अलग होती है, हर जानवर की अलग होती है, ठीक है। बिल्ली की अलग है, कुत्ते की अलग है, चूहे की अलग है, मैमल्स की अलग है, चीता की अलग है, बैट जोन सा है चमगादड़, उसकी डिफरेंट होती है फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे वो कम्युनिकेट कर रहा होता है वो हमारी ऑडिबल रेंज से बहुत ही ऊपर की बात है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती उसकी आवाज। चमगादड़ की बहुत ज्यादा होती है, 20 से भी ज्यादा होती है। हमारे कानों से बाहर है, वो जो मर्जी कहते रहे, हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। खैर, लिख लें, मैंने क्या लिखवा रहा था यहाँ पे? ऑल दोज ऑडियोज आर रिमूव्ड दैट ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट outside the human audible range. Audios outside the human audible range are compressed. ठीक है जी, outside the human audible range are compressed. एक और बात भी बोली है, अगर दो ऑडियोज एक ही वक्त में प्ले की जाए तो सिर्फ किसको स्टोर किया जाएगा? लाउडर वाली को, ठीक है। यहां पे लिख लें, इफ टू ऑडियोज आर प्लेड, इफ टू ऑडियोज आर प्लेड, then only the louder will be saved and other will be compressed, and other will be compressed. जी सॉरी, MP4 का भी लिख लें। अच्छा, MP4 थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू MP3 के, क्योंकि MP3 तो ऑडियो से ताल्लुक रखता है और MP4 पर्टिकुलरली वीडियो के साथ ताल्लुक रखता है, ठीक है। वीडियो क्या है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? आप बताइए, वीडियो क्या होती है? Illusion of motion, in which different images they are displayed with a particular speed. They appears as moving pictures. MP moving pictures नजर आती हैं। MP का मतलब होता है moving pictures। समझ आ रही है कि नहीं? एक ग्रुप था जिसका नाम था MPEG, जिसने ये एल्गोरिथम्स डिजाइन किए थे। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप था ये पूरा, JPEG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप था एक पूरा, ठीक है। उन्होंने ये पूरा डिफाइन किया था सारा सिस्टम स्टार्टिंग में एल्गोरिथम वाला, सही है ना, कि हम कैसे कंप्रेस करेंगे चीजों को। अगर 30 पिक्चर्स को एक वक्त में मुझे दिखाया जाए ना, एक सेकंड में 30 को, और 2 सेकंड्स के अंदर मुझे 60 तस्वीरें दिखाई जाएं, और वो तस्वीरें देखें, अगर मैं 2 सेकंड की वीडियो बनाता हूं और 2 सेकंड में 60 तस्वीरें खींचूंगा, तो मुझे बताएं ऐसे मुमकिन है कि पहली तस्वीर और 60th तस्वीर, 60th पिक्चर, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो पहली और दूसरी होगी वो तो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होगी, वेरी सिमिलर, क्या नहीं? बिकॉज आप एक टाइम में कितनी तस्वीरें बना रहे हैं? 2 सेकंड में 60 या 1 सेकंड में 30। द पिक्चर्स दैट आर एडजेसेंटली लाइक राइट आफ्टर नेक्स्ट जो बनाई जा रही हैं, वो तस्वीरें एक दूसरे से बड़ी, कह लें कि मिनिमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यस और नो? The adjacent pictures will be minimally different from each other. ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताएं? ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अगर उनमें से कोई एक यदि तस्वीर में उड़ा भी दूं, हमें तो नहीं महसूस होगा। और पहली तस्वीर को मैं बोलूं, यार तुमने पहले तो 1/30th ऑफ अ सेकेंड, मतलब कितनी देर के लिए डिस्प्ले हुई थी? 1/30th ऑफ अ सेकेंड के लिए। अब उसी को बोलूं डबल दफा आपने डिस्प्ले होना है,
सिर्फ उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया डिस्प्ले का। क्या कर दिया? टाइम एक्सटेंड कर दिया डिस्प्ले का। एक ये भी टेक्निक हो सकती है कि नहीं? अब ऐसे तो बहुत सारी ऐसी इमेजेस को आप डिलीट कर सकते हैं जो किसी एक सर्टेन परसेंटेज उनकी सेम आ रही है। लेट्स से 90% दो एडजेसेंट इमेजेस सेम आ रही है, आप एक इमेज को निकाल दो बीच में से, और जो पहले वाली उसको बोलो कि यार आप डबल दफा डिस्प्ले हुए रहना, दूसरी की जगह पे भी आप डिस्प्ले हो जाना। क्या ख्याल है? एक ये इस तरह से भी कंप्रेस कर सकते हैं जी। होते हैं अगर आपकी स्टोरेज फुल हो, फिर भी अगर आप वीडियो डिलीट करें तो उसके बावजूद भी डिवाइस में इमेज नहीं है, वो इसलिए वो चूंकि उसने एक एल्गोरिदम में स्टोर कराया हुआ है कि यार कुछ मतलब एक कंप्यूटर में न्यू डेटा लाने के लिए ना, क्योंकि कंप्यूटर अपनी भी तो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है ना, नया डेटा लाने के लिए कुछ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो लिमिट नहीं बताता, लेकिन थोड़ा ज्यादा फाइल डिलीट करें ताकि एटलीस्ट एक हेल्दी अमाउंट हो जिसमें कंप्यूटर अपना ऑपरेशन भी तो परफॉर्म कर सके ना। क्योंकि सम टाइम कंप्यूटर ने सेकेंडरी स्टोरेज को इस्तेमाल करना होता है अपने काम के लिए, वो सिर्फ आपकी फाइल्स के काम नहीं आता, कुछ जगह कंप्यूटर ने अपने लिए भी रखी होती है। जब आप वो यूटिलाइज कर चुके होते हो, कहता है भाई बस अब इसको भी डिलीट करो। जब कर ही रहे हो, एक दफा बैठे ही हो डिलीट करने के लिए, तो अब ये भी करते ही जाओ, कुछ और भी डिलीट करते जाओ। ठीक, अच्छा जी। लिख ले MP4 allows the storage of multimedia files, including allows the storage of multimedia files, including music, video, photo, subtitles, animations, etc. MP4 follows lossy compression, videos streamed over the internet is also MP4 फॉर्मेट। ठीक है, दरवाजा खोल दे और बाकी नेक्स्ट क्लास में।